नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। कल हमने एक वीडियो माननीय शिक्षा सचिव रविनाथ रमन जी का आदेश पत्र पर बनाया था, जो आदेश पत्र प्रारंभिक शिक्षा निदेशक उत्तराखंड अनुभाग 2 को था। तो उस अनुभाग को लेकर के जो उसमें डायरेक्शन दिए गए थे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बीएड वर्सेस बीटीसी देवेश शर्मा केस का रेफरेंस देते हुए जो आदेश उन्होंने दिया था, उस आदेश को लेकर के मैंने वीडियो बनाया और साथ में उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2024 यथा संशोधित 2012 वाला, जो 2024 प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली पर भी फोकस डालते हुए कहा था कि ये जो सेवा नियमावली है इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि मैं क्यों कह रहा था कि चैलेंज किया जाना चाहिए, और उससे पहले इस वीडियो को देख करके हमारे बहुत सारे उत्तराखंड के प्रशिक्षित साथियों के कमेंट आए कि सर क्यों बच्चों को धोखे में रख रहे हैं, क्यों प्रशिक्षित बेरोजगारों को धोखे में रह रहे हैं, या फिर आप धोखे में हैं। तो थोड़ा सा इस बात को भी समझ लीजिएगा कि कौन धोखे में है कौन नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के रद्द होने से या उससे पहले से डीएलएड प्रशिक्षितों को प्रारंभिक शिक्षक बनने की एलिजिबिलिटी पूरी तरीके से, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई संशोधन नहीं है। वो यानी कि वो सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है, इसमें नो डाउट है। तो डीएलएड वालों को किसी भी प्रकार का कोई भी धोखा या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उसमें नहीं है, यानी कि डीएलएड जो है कि प्योर क्वालिफिकेशन है। अब रही बात बीएड को लेकर के, मैंने कहा जो नई शिक्षक सेवा नियमावली प्रारंभिक आई हुई है 2024, उसको चैलेंज करने की बात है। तो उसको चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी मैं बता रहा हूँ कि चैलेंज क्यों किया जाता है। देखिए शिक्षा जो है कि वो समवर्ती सूची में है, ठीक है, ना तो वो केंद्रीय सूची में है ना वो राज्य सूची में, वो समवर्ती सूची में है। समझ रहे हैं, जब दो रूल आपस में टकराते हैं तो सेंटर के रूल को प्रिवेंस मिलती है। समझ रहे, ये चीज़ समवर्ती सूची में है, यानी कि यहाँ पर राज्य भी अपना डिसीजन ले सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए सारे डीएलएड प्रशिक्षित साथी भी जानते हैं कि 8 साल में हमारे 4 बैच निकालते हैं। तो एक बैच में लगभग 550 बच्चे पास आउट होंगे। तो 550 बच्चे जरूरी नहीं है कि सारे एक ही बार में टीटी क्वालिफाई हो जाए, समझ रहे हैं। तो यानी कि अब हमारे पास जो है कि 2000 बच्चे ही हमें 8 साल में मिल पाएंगे, और हमारी जो है कि इस साल भर्ती कितनी आई, लगभग 3600 पदों की। तो 2000 है, तो बाकी के 1600 पदों को आप कहाँ से भरोगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा है, क्यों सर जो है कि बच्चों के अधिकार को आप छीनना चाहते हैं, क्यों बच्चों को शिक्षक विहीन करना चाहते हैं कि नियमावली को चैलेंज करने के बाद। और दूसरी बात देखिए, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है कि भाई 1600 पदों को भरने का आपका क्या इंतजाम है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरी बात है कि जब 31 मार्च 2016 तक सेंट्रल से स्टेट ने अनुमति ली थी कि हम डीएलएड अभ्यर्थियों को, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है और पर्याप्त मात्रा में डीएलएड प्रशिक्षित नहीं है, तो हमें जो है कि डीएलएड अगर नहीं मिलते हैं कैंडिडेट, जितने पहली प्रायोरिटी डीएलएड को होगी, उसके बाद डीएलएड के उपलब्ध न होने पर या सफिशिएंट कैंडिडेट न मिलने पर हमको बीएड को कंसिडर करने की अनुमति। तो सेंट्रल को इन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूट नहीं है। 31 मार्च 2016 तक इनके पास रिलैक्सेशन था। 17 अक्टूबर 2017 में आरटीई एक्ट में संशोधन हुआ, तो ये 31 मार्च 2019 तक आप मान के चलो, ठीक है। लेकिन 31 मार्च 2016 के बाद 31 मार्च 2019 तक भी
राज्य ने ना तो अपने यहाँ डीएलएड प्रशिक्षण के लिए आवंटित सीटों की संख्या बढ़ाई, यानी कि प्रत्येक ज़िले में 50 सीटें हैं तो वो 50 ही रही, यानी कि 650 सीटें हैं तो 650 सीटें ही हैं। भाई 31 मार्च 2016 तक आपको छूट थी, तो 31 मार्च 2019 तक आपने अपने डाइट में जो है कि डीएलएड प्रशिक्षण के लिए सीटें बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो है कि लूज पॉइंट जो है कि राज्य ने और शिक्षा विभाग ने अपने यहाँ डीएलएड प्रशिक्षण के लिए सीटें नहीं बढ़ाई। दूसरी बात, आपके यहाँ जो है कि डाइट सेंटर बढ़ने चाहिए। आपके यहाँ 6 ही डाइट हैं और 6 मिनी डाइट हैं, ठीक है। आपने अपने डाइट सेंटरों में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बढ़ाए, तो ये भी एक लूज पॉइंट है। यहाँ पर ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारे लूज पॉइंट हैं। तो आपके पास सफिशिएंट कैंडिडेट, सफिशिएंट नंबर ऑफ डीएलएड कैंडिडेट कहाँ से होंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो सीटें वैकेंट बच जाएंगी उनको आप कहाँ से कंसीडर करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि आरटी एक्ट जब 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ तो बच्चों का फंडामेंटल राइट है कि उन्हें प्रिया पढ़ाने के लिए शिक्षक मिले, ठीक है। और कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो शिक्षक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आरटी एक्ट के तहत आप लोगों ने उसी के तहत बीएड बाहर हो रखा है। तो यहाँ पर भी बच्चों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर उसको ट्रेंड टीचर नहीं मिल रहा है तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो अब ट्रेंड टीचर कहाँ से मिलेगा जब नंबर ऑफ जो है कि डीएलएड ट्रेनिंग के लिए सीटें नहीं हैं? क्योंकि 50 सीटें हैं, 50 सीटों में 25 आर्ट की, 25 साइंस की। अब साइंस में भी जो है कि पीसीएम और जेडपीसी है, और उधर आर्ट में कॉमर्स और आर्ट है, ये भी 25-25 सीटें। तो आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट कहाँ से आएंगे? समझ रहे हैं? बहुत सारे साथी कह रहे थे वीडियो मेरे से छोटा बनाना, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ छोटा, लेकिन लंबा बन जा रहा है। और दूसरी बात देखिए, जब एमपी की क्लेरिफिकेशन या रिव्यू पिटीशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी तो 8 अप्रैल के जजमेंट से पहले सभी राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा है कि वहाँ कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं और कितने जो है कि डीएलएड प्रशिक्षित कैंडिडेट हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है। तो यानी कि उत्तराखंड का डेटा तो आपको पता ही है कितना गया होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो 8 अप्रैल का रेफरेंस लेकर के भी ये नियमावली को चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि भाई मैंने मेन पॉइंट बता दे। अगर बीएड वाले जो हैं कि शिक्षक ये जो 2024 के प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली को चैलेंज करते हैं तो निश्चित रूप से राज्य के हाईकोर्ट में अगर आपका केस चलता है उसको ट्रांसफ़र करके सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। जयवीर सिंह और जो है कि कुलदीप डबराल के केस से ये कनेक्ट होगी डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो करके, तो ये हकीकत आपके सामने आएगा समवर्ती सूची का, और राज्य सरकार को उसमें पार्टी बनना पड़ेगा। राज्य सरकार जो है कि बीएड के पक्ष में फिर जाएगी कि हमारे पास सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं है, और सफिशिएंट कैंडिडेट न होने के कारण हम बीएड को हायर करेंगे। और इसके अलावा जो है कि डीएलएड प्रशिक्षित हैं जो हमारे ग्रुप में नहीं, डीएलएड प्रशिक्षित भी हैं जिनको आखिरी मौका हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि भाई डीएलएड को मान्यता दे दी है कि यानी कि ये वैलिड डिग्री है, लेकिन वैलिड डिग्री तब होगी जब ये प्रशिक्षण ले लेंगे। कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गई है कि अभी तक देश में कहीं भी ब्रिज कोर्स हुआ नहीं है, और ब्रिज कोर्स आगे जो है कि 7 अप्रैल 2025 से अगर करते हैं तो तब ये जो है कि सफिशिएंट डिग्री मानी जाएगी, वो भी ज्वाइनिंग टीचर्स। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि 31 मार्च 2019 तक कि 2010 में जब आरटी एक्ट प्रभावी हुआ तो उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट, शासकीय और गैर शासकीय कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले जो बीएड प्रशिक्षित हैं उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया गया, और जो पूरी तरीके से अप्रशिक्षित हैं उन लोगों को जो है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से यानी कि औपचारिक रूप के बदले अनौपचारिक रूप से उनको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ओडीएल मोड से डीएलएड करवाया गया है, जैसा कि इसमें जो है कि शिक्षा मित्रों को भी
कराया गया था। शिक्षा मित्रों की डिग्री आज वैलिड है, तो NIOS DLED की डिग्री भी वैलिड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, शिक्षा मित्र लोग समझ सकते हैं। ये उसी आदेश पर हुआ था जिस आदेश पर NIOS DLED वालों को प्रशिक्षण करवाया गया है। तो यहाँ पर जो लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जिन लोगों ने पहले आवेदन किए हैं, यानी कि जनवरी 2021 से पहले आवेदन मांगेंगे, फरवरी मार्च से नवंबर 2021 से पहले जितने भी आपने आवेदन किए हैं, चाहे बीएड वाले कैंडिडेट हैं, बीएड एक वैलिड डिग्री के साथ वहाँ पर आवेदन किया है, तो उन लोगों को अपना मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए, जिन्होंने जो है कि आवेदन किया है। और जो कल का आदेश का लेटर है, जितने भी उत्तराखंड के आवेदित बीएड प्रशिक्षित हैं, तो वो अपने मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। और आपको बता देता हूं, देवेश शर्मा वाली क्लैरिफिकेशन याचिका से कनेक्ट करवाएं, और इसके अलावा जो है कि छत्तीसगढ़ की याचिका से कनेक्ट कराएं। अगर छत्तीसगढ़ वाले जीतेंगे तो आप लोगों को भी जीतेंगे। जो ईयर वाइज वाले इंतजार हैं 50% से ऊपर, निश्चित रूप से आप लोगों को भी जीतेंगे। पंजाब वालों का भी ऐसा ही मैटर, क्योंकि मैं बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे ना, निश्चित रूप से आप लोगों को ज्वाइनिंग का अवसर मिलेगा। क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद छत्तीसगढ़ में ज्वाइनिंग हुई है, जबकि उनका जो है कि 2023 में एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। और दूसरी बात, एडवर्टीजमेंट आया उसमें जो है कि इंटरिम रिलीफ के आधार पर उनको ज्वाइनिंग मिली है, यानी कि उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम है। लेकिन उत्तराखंड में जो आवेदन हुए हैं उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम बीएड वाले नहीं हैं। 25 नवंबर 2021 से पहले उनका आवेदन हुआ है। तो अगर जोधपुर हाई कोर्ट का भी डिसीजन रिट्रोस्पेक्टिव रूप से भी लागू, तब भी ये लोग जीतते हैं। लेकिन इनको अपना मैटर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए। अगर अच्छी तरीके से बीएड वाले जयवीर सिंह, अरविंद राणा और मानवीर रावत अगर मुझे सुन रहे हैं, जितने परमार हों या जो है संगीता साल हो गए, ये मुझे सुन रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे सुप्रीम कोर्ट में अपना केस को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे फॉल्ट हैं और पर्याप्त सफिशिएंट नंबर ऑफ डीएलएड ट्रेंड टीचर का नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सफिशिएंट नंबर ऑफ डीएलएड कैंडिडेट्स तो नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को 1600 कैंडिडेटों को मौका मिल सकता है जो पहले से आवेदित हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि ये अच्छा मौका है। 3600 लोगों का आवेदन आया हुआ है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। अगर इसको समझ लेंगे ना, निश्चित रूप से आपको सफलता, क्योंकि अंडर 50% वैसे ही बाहर हो जाएगा, वो तो उस लाइन में ही नहीं है। और आपके आवेदन जो है कि 25/11/2021 से पहले हुए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, 8 अप्रैल के जो है कि रिव्यू पिटीशन में जो जजमेंट आया, उसको लेकर के भी राज्य से डेटा मांगा गया था प्रशिक्षित कैंडिडेटों का, और जितने बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें, और कितने इंस्टीट्यूशन हैं, ये डेटा मांगा गया। ये डेटा भी आपके काम आएगा, और अच्छे एडवोकेट के सहायता से आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना केस मजबूत कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।